यहाँ भोर होने ही वाली है। मेरे सामने एक जंगली कोई पेड़ है जिसकी पत्तियों के बीच से पीछे का पहाड़ दिखाई दे रहा है और उस पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे आकाश केसरिया हो चला है। धीमी धीमी हवा चल रही है जिसमें केले के लंबे लंबे पात धीरे धीरे डुल रहे हैं। यहाँ पर अमरूद के कुछ पेड़ हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि उसमें जैसे ही हल्का सा भी पकता है अमरूद कीड़े पड़ जाते हैं। तो पंछियों के काम ही आता है वो। और तोते खूब सारे उड़ते हुए जा रहे हैं। ताजी हवा बहुत सारी खुशबू लेकर के आई है। सात साल पुरानी एक कविता मेरे हाथ में है। शायद ये तब की है जब अभी कविताएं आनी ही शुरू हुई थी। कितना अच्छा होता अगर हम यहाँ भोर की ताजगी बांट पाते। ये उस फेसबुक के लिए लिखा गया है। कितना अच्छा होता अगर हम यहाँ भोर की ताजगी बांट पाते। वह सुबह सुबह चावल चुगती चिड़ियों की चकचक सुनने के खुशनुमा एहसास को ला पाते। ढलते सूरज की दरिया पर नाचती रोशनी की तस्वीर नहीं, उसकी असली खूबसूरती दिखा पाते। अंदर सालती दर्द की टीस को, कोने कोने में छितराए दुख को, या किसी का प्रेम पात्र बनने की गुनगुनाती मुस्कान खोल पाते। हम साझा करते क्या है यहाँ? परछाइयां, या परछाइयों की परछाइयां। विचारों की, चेहरों की, घटनाओं की, एहसासों की, बस परछाइयां दर परछाइयां। परछाइयां हमें गढ़ती जाती, हम परछाइयों को जीते जाते। यह कविता जीवन के संदर्भ में भी है कि हम यहाँ बांटते क्या है। क्या हम सच में ही कुछ बांटने में समर्थ हैं, सच में ही कुछ साझा करने में समर्थ हैं, या बस केवल परछाइयां ही बांटते हैं। कुछ उम्मीदें, कुछ ख्याल, कुछ तस्वीरें जो मेरे अंदर है वो मैं आपके अंदर दे देता हूँ, जो आपके अंदर है आप मुझे दे देते हैं। कुछ सिद्धांत, कुछ धारणाएं, कुछ ख्याल, वही सब हम बांटते हैं। या सच में ही कुछ मर्म बांट पाते हैं, जीवन का कोई रहस्य बांट पाते हैं। क्या जीवन का रहस्य बांटना संभव है? कृष्णमूर्ति जी ने अपने अंतिम समय में ऐसा कहा कि मैंने 60 वर्ष तक लोगों का सिर्फ मनोरंजन किया है। 60 वर्ष तक कोई व्यक्ति जो प्रज्ञा से जीता चला आता हो, वह पूरी करुणा से बोले और अंत में वह कहे कि मैंने सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया है। ये दुर्भाग्य है, हम इंसानों का दुर्भाग्य है। और सीधी सी बात,
छोटी सी ही, एक सरल सी ही बात, कुछ और नहीं उन्होंने कहा है सिवाय नैसर्गिक जागरण के, नैसर्गिक जागरण को अवसर देने के। अगर आप उनकी शिक्षाओं को थोड़ा-सा भी, और उन्होंने ही नहीं, उन्होंने नारायण को, जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, और एक और व्यक्ति को, शायद पुपुल जयकर, जिन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, सॉरी। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था। उन लोगों को बुला करके कहा अपने कमरे में कि अगर मेरी शिक्षाओं को 2 चीज़ों में 2 चीज़ों में नहीं, अगर मेरी शिक्षाओं को एक वाक्य में कहना हो तो आप क्या कहेंगे? तो एक व्यक्ति ने उसमें से कहा कि आवर माइंड इज़ नॉट आवर माइंड। मनुष्य चेतना निज चेतना नहीं है। मनुष्य चेतना पूरी एक मुस्त है, वह अलग-थलग नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है, या ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर। अब आप देखें, उन्होंने हालाँकि इस ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर पर सहमति दी कि मेरी शिक्षाएँ अगर एक वाक्य में कही जाएँ तो इतने में सिमट जाती हैं। हम आप क्या बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। आप जो भी हम करेंगे वह ऑब्जर्वर का ही ऑब्जर्वेशन होगा। और हम आप जब असंभव प्रश्न उठाते हैं, यानी प्रश्न को काम करने देते हैं, अन्वेषण को काम करने देते हैं, हम तो यहाँ तक भी प्रतीक्षा करते भी नहीं हैं कि हम प्रतीक्षा करें कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जगह ले। तो हुई ना ये बहुत गहरी एक कीमिया। मेरी बात स्वीकार मत करिए, पर आप देखें कि ये जो सामने मेरे है, आपके साथ ही मैं यहाँ पर अवलोकन कर रहा हूँ, और आप आपके सामने जो भी कुछ है उसका अवलोकन करिए कि जो भी सामने कुछ है आपके, उसकी उसको देखते हुए या अपने भीतर प्रश्न उठाइए कि क्या इसका ऐसा कोई अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूँ? आप प्रश्न की जरा कीमिया समझिए। साथ-साथ हम लोग समझें कि अगर मैंने यह प्रश्न उठाया कि क्या इसका कोई अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसने अन्वेषण शुरू कर दिया चेतना में। मेरी चेतना में, मेरे दर्शन में जो अब तक घट रहा है, उसमें अन्वेषण शुरू कर दिया। लेकिन मैं अन्वेषण नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अन्वेषण कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह बात है कि प्रश्न को ठीक से उठाया नहीं गया, कि वह अवलोकन जो मैं नहीं कर रहा हूँ, और अन्वेषण के नाम पे मैं अवलोकन को करना शुरू कर दूँगा। इसलिए मेरी भूमिका नहीं है वहाँ पर, और मैं प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि प्रतीक्षक के रूप में भी अगर मैं विद्यमान हूँ वहाँ पर, तो भी अवलोकन सम्यक रूप से जगह नहीं लेगा, क्योंकि ऊर्जा प्रतीक्षक के रूप में पीछे ठहर जाएगी, सिमट जाएगी। मैंने अपने को इस अवलोकन में अर्पित कर दिया। इस प्रश्न के अवलोकन में स्वयं को अर्पित कर दिया कि अब ऐसा अवलोकन हो, न मैं प्रतीक्षक हूँ, न मैं साक्षी हूँ, और न मैं अन्वेषक हूँ। आप समझे यह बात? न मैं अन्वेषण कर रहा हूँ कि ऐसा अवलोकन जो मैं नहीं कर रहा हूँ, और न ही मैं इस अवलोकन के लिए प्रश्न उठा करके प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और न ही मैं साक्षी हूँ कि ऐसा अवलोकन घटित होगा तो मैं देखता रहूँगा। ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी सारी भूमिका समेट करके प्रश्न को अर्पित कर दी, कि प्रश्न चाहे तो मुझे अगर ध्वंस भी करना चाहे तो ध्वंस कर दे मेरा। लेकिन यह अवलोकन उघड़ करके आए कि क्या ऐसा संभव है जो यह दिख रहा है, उसे बिना अवलोकनकर्ता के देखा जाए? यह प्रश्न हमारे आपके प्राणों में प्रवेश कर गया।
यह चेतना की अतल गहराई तक उतर गया। अब वहां पर प्रश्न काम कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रश्न को पूरा अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न उठा करके भूल गया हूं। प्रश्न को पूरा अवसर दिया गया है। प्रश्न के प्रति मैं पूरी तरीके से उपलब्ध हूं। प्रश्न मेरे ऊपर भरपूर काम कर रहा है। उसकी उ, उसको उस प्रश्न को मैंने अपने को अर्पित कर दिया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं? उस यह सिर्फ प्रश्न को समझने के लिए इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पर आप करेंगे तो इसमें इतने सारे शब्दों की जरूरत नहीं है, बस ये नज़र काफ़ी है। तत्क्षण वहाँ पर ऐसा अवलोकन पाया जाएगा जो आप नहीं कर रहे। अगर हम यह कर पाएँ, तो ही हम मनोरंजन नहीं करेंगे, अन्यथा यह एक मनोरंजन हो जाएगा। कल हम लोग इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि दृष्टि क्या है? मुझे सूफी संत जलालुद्दीन रूमी की एक और कहानी याद आती है। एक बड़ी सुंदर स्त्री रास्ते पर खड़ी है। एक व्यक्ति उधर से गुजरता है, उसको देख करके वह मुग्ध हो जाता है। उसको कहता है कि मैं आप आपसे प्रणय निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपको चाहता हूँ। आपको देखने के बाद मेरी जीवन की सारी आकांक्षाएँ समाप्त हो गई। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस आप मिल जाएँ, तो बस सारा जीवन सुफल होगा, सफल होगा। वह स्त्री थोड़ा पीछे हट जाती है, देखती है गौर से उस व्यक्ति को और कहती है कि महाशय, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर और मुझसे भी ज़्यादा युवा, गुणवान मेरी दासी है जो मेरे पीछे आ रही है। एक बार उसको देख लें, फिर मेरी ओर लौटें। वह व्यक्ति तत्क्षण उस पर से नज़र हटा कर के पीछे देखने लगता है। दूर तक देखता है, काफ़ी देर तक वह ताक-झाँक करता रहता है। फिर जब उसे थोड़ा समझ आती है कि अरे! मैं क्या कर रहा हूँ? फिर वो कहता है, "कहाँ है आपकी दासी?" वह स्त्री कहती है कि महाशय, क्षण भर पहले ही आप कह रहे थे कि मैं मिल जाऊँ तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। कहाँ देख रहे थे? किसकी ओर देख रहे थे? वह व्यक्ति शर्म से पानी-पानी हो जा रहा। हमारी स्थिति ऐसी ही है। हमारे भीतर जो हम चाहते हैं, उसका एक कोण निर्मित है और जब वह कोण निर्मित है, तो हमको सिर्फ वही दिखाई पड़ता है। लेकिन हल्का-सा कोई परिस्थिति बदले, कोई चतुर व्यक्ति हो, जैसे वो स्त्री थी, हल्का-सा कोण बदल जाए, वह नहीं चाहिए, वह चाहिए। आप समझ रहे हैं? हम कोणों के चंगुल में जीवन जी रहे हैं और मजे की बात ये है कि कभी-कभी कोण इतने चुपचाप हमारे भीतर बदल जाते हैं आसपास की परिस्थिति से कि हमको पता भी नहीं चलता। जिस चीज के लिए आज आप अपनी जान न्यौछावर करने के लिए राजी रहते हैं, कोण बदला, हल्का-सा बदला, जैसे दासी पीछे आ रही है, बदल गया हल्का-सा कोण और कोण बदलते ही सारा परिदृश्य बदल गया। उधर देखने लगे। आज किसी चीज के लिए हम चाहते हैं कि बस किसी तरीके से नौकरी मिल जाए। मैंने अपने जीवन में यह चीज़ बड़ी गौर से पता नहीं कैसे यह चीज़ें काम कर रही थी उस समय। बड़ी इच्छा थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए और बड़ी कम उम्र में 18 साल 23 दिन की उम्र में मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। नौकरी मिल गई, मिलते ही पाया कि अरे! इतनी इतनी अदम्य, इतनी प्रबल
आकांक्षा थी कि नौकरी मिल जाए, और अब मुझे नौकरी मिल गई है, और एक रुतबे वाली नौकरी मिल गई है। जो मैं चाहता था, जहाँ से आया था मैं, उसमें उसको बड़े ही आकाश कुसुम की तरह देखा जाता था। वह नौकरी मिल गई, पर कुछ हुआ तो नहीं, कोण बदल गया। क्योंकि जो चीज़ नहीं मिली थी, वह मिलते ही कोण कुछ और दिखाने लगा। कोण कुछ कहीं और दिखाने लगा। आपने वह देखा है, जो अगर आप पानी में भरे हुए बर्तन में एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ पानी के जल स्तर का पैमाना होता है, जो जैसे-जैसे जल स्तर पानी का बढ़ता है, मान लीजिए टंकी में पानी भर रहा है, तो पानी का जैसे-जैसे जल स्तर बढ़ता है, वैसे-वैसे वो ऊपर आता जाता है, कुछ प्लास्टिक जैसी चीज़ होती है, तो वो ऊपर आ जाता है। तो वह जो उस पर संकेत का चिन्ह बना होता है उस टंकी पर, उसको वो दिखाने लगता है कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। यानी जैसे ही जो चीज हासिल हुई, जैसे ही एक बिंदु हासिल हुआ पानी जल के स्तर का, दूसरा वह ऊपर चढ़ गया। वह जो उसके ऊपर मापक था, वो ऊपर चढ़ गया, वो ऊपर उठ गया, वो ऊपर की लाइन दिखाने लगा, वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मतलब जो मिल गया, जिसके लिए अभी तक वो छूता-छूता था, वह चीज उसके लिए बेमानी हो गई, वो ऊपर चढ़ गया। तो जो चीज हमें मिली, वह बेमानी हो गई। उसका अब कोई औचित्य नहीं रहा, या उससे बेहतर हमारे अंदर का जो हमारे अंदर की जो व्यवस्था है, जो हमारे अंदर का प्रबंधन है, वो थोड़ा-सा बदला, वह चीज़ बेमानी हो गई। कुछ और हम हासिल करने की कोशिश करने लगे। कुछ और हमारा लक्ष्य बन गया कि यह मिल जाए, वह मिल जाए। एक और बड़ी मीठी सी कहानी है, वो हम लोग थोड़ा-सा समझ लें। कहते हैं कि हम मनुष्यों के जो आदि पुरुष थे, जिसमें यहाँ कहा जाता है कि मनु और शत्रुपा थे हमारे आदि पुरुष, उनसे हम लोगों का जन्म हुआ है। वैसे ही आदम और हव्वा को कहा जाता है अरब कंट्रीज में, यहूदियों में। तो आदम और हव्वा को स्वर्ग से इसलिए निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के फल का सेवन कर लिया, जिसके लिए उनको मना किया गया था कि आप ज्ञान के फल का सेवन न करिएगा। पर उन्होंने देखा बाग में, और बड़े सुंदर फल लगे हुए थे, उसका सेवन कर लिया। सेवन करते ही उन्होंने अपने जो जननांग थे, उनको ढक लिया। ऐसा ढकते ही उनके ऊपर आरोप लगा कि जो निर्दोषिता है, वह भंग हो गई, और आप लोग अब ज्ञानी हो गए, इसलिए स्वर्ग से बहिष्कृत किए जाते हैं। तो उन लोगों को मृत्यु लोक में, यानी पृथ्वी पर फिर उतर करके आना पड़ा। फिर उनसे मनुष्य का यहाँ पर पूरा फैला हुआ, ऐसा हुआ हो न हुआ हो, लेकिन बात बड़ी मजे की है कि ज्ञान का फल सेवन करते ही जो सहज जीवन है, जो स्वार्गिक जीवन है, वह हमसे छूट जाता है। वहां से हम पदच्युत हो जाते हैं, पदच्युत हो गए हैं। होना नहीं चाहिए था, पर हो गए हैं। आप देखिए, हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे ये पंछी गीत गा रहा है, जैसे ही हम यह कहते हैं कि यह फला पंछी है और यह गीत गा रहा है, वह जो ध्वनि कानों पर पड़ रही है, वह मिट गई। अभी तक जिस तरीके से हम जीते आए हैं, उसमें ऐसा ही होता है। जैसे ही किसी चीज का हमने नामकरण किया, वैसे ही फिर वह चीज हमारे अवलोकन से गायब हो जाती है। अवलोकन पर पर्दा पड़ जाता है। नामकरण हुआ, उसके विषय में विचार शुरू हुए, खत्म। वह चीज, उसका जो जीवंत दर्शन हो रहा था, उसकी जीवंत जो परसेप्शन हो रहा था, प्रत्यभिज्ञा हो रही थी, वह समाप्त हो गई। तो नामकरण से हमारे अंदर कोण का निर्माण हो गया कि अब हम
उस नाम से उस चीज को देख रहे हैं। होना नहीं चाहिए था ऐसा। नाम बड़ी ही सतही घटना होनी चाहिए थी, जो सिर्फ वर्णन करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल की जाती। और अगर आप जागरण पर प्रयोग करें तो ऐसा ही हो पाएगा कि जागरण आपका अक्षत बना रहेगा, अवलोकन अक्षत बना रहेगा, श्रवण अक्षत बना रहेगा। लेकिन अगर किसी को अभिव्यक्त करना हुआ तो बिना उस पर किसी भी तरह से छेड़छाड़ किए, उस अवलोकन को बिना खंडित किए, आप उस अवलोकन को नैरेट कर देंगे, उसका वर्णन कर देंगे, लेकिन अवलोकन हमारा अक्षत रहेगा। जबकि अभी की स्थिति है कि वर्णन करते ही हमारा अवलोकन खंडित हो जाता है, अवलोकन पर पर्दा पड़ जाता है, वहां धुंध छा जाया वहां धुंध पड़ जाती है। तो नामकरण के कोण से हम लोगों ने अभी देखना देखने की एक विधा बना ली है, एक प्रणाली, एक ढर्रा वहां पर अख्तियार कर लिया है। जैसे वह जामुन का पेड़ है, वह केले का पेड़ है, वह शीशम का पेड़ है, वह आम का पेड़ है। अब जो नैसर्गिक दर्शन था, जो सिर्फ जान का था, कॉग्निशन का था, वह दर्शन छट गया। अब देखिएगा जरा कैसे कोण बनता है। जैसे ही यह नामकरण हुआ कि यह केले का पेड़ है, वह आम का पेड़ है, अब उस चीज को सिर्फ केले शब्द के ज्ञान से देखा जा रहा है। इस चीज को अब केले शब्द के ज्ञान से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यह आम का पेड़ है। आप समझ रहे हैं? केले के शब्द के ज्ञान से अब उस चीज को देखा जा रहा है, अर्थात जो निर्दोष दर्शन था वह भंग हो गया, खंडित हो गया। क्योंकि उसको हम प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इधर देखते हैं तो इस चीज को आप बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। इसको आम नाम के और आम नाम के इर्द गिर्द घिरे हुए ज्ञान से इस चीज को देखते हैं। तो विभाजन हो गया ना, उसका और इसका विभाजन हो गया। उसको एक नाम से देखा जा रहा है, एक ज्ञान से देखा जा रहा है, इसको एक नाम और एक ज्ञान से देखा जा रहा है। इसके लिए आम नाम का कोण बन गया, उसके लिए केला नाम का कोण बन गया। और पहले क्या था? पहले कोई नामकरण नहीं था। जो निर्दोष दर्शन था उसमें कोई नामकरण नहीं था, उसमें बस दर्शन था, कहीं से कोई कोण नहीं था। तो नामकरण करते ही हम कोण बना देते हैं, जबकि बनना नहीं चाहिए था। यदि हम जागरण का प्रयोग करें कि वह दर्शन क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, तो कोण नहीं बनेगा। वहां पर दर्शन वैसा ही घटता रहेगा। आपको मुझे वर्णन करना है तो बताया कि हाँ यह केला है, बात खत्म। वह बात उठी, वह बात खत्म, वहीं पर वर्णन, वहीं पर खत्म। दर्शन बदस्तूर विद्यमान है, दर्शन वहां पर बिल्कुल अखंड रूप से वहां पर बना हुआ है। और हमारे साथ अभी क्या होता है कि हम जब देखते हैं, बस उसी के साथ उसी कोण के बाद अब वह कोण का दर्शन शुरू हो गया। केला इस काम आता है, केला उस काम आता है, केला आम नहीं है और आम जो है केला नहीं है, ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यथार्थ जीवन जो है वो दर्शन में है और कोण का जो जीवन है वो उखाड़ कर के रख देता है। फिर यही इसी कोण से ये जो पहला कोण बना, किसी भी चीज के दर्शन में पहला जो कोण बनता है वो नामकरण का होता है। उसका जैसे ही नामकरण हुआ, फिर नामकरण के आधार पर उसकी एक अपनी धारा चल निकली। पहले कोई धारा नहीं थी, अब वह धारा चल निकली। अब हम आप देख सकते हैं कि हमारे आपके जीवन में कितने सारे कोण हैं, हमारे संबंधों में कितने कोण हैं, हमारे जीवन में कितने कोण हैं, वह सब देख सकते हैं। और यह भी देख सकते हैं कि कोण मात्र झूठ है, जीवन में कोई कोण नहीं। जीवन एक शब्द है रिजु, सरल, जिसमें कोई ऐंठन नहीं है, जिसमें कोई घुमाव नहीं है,
सीधा, सरल। जीवन ऋजु है, जीवन सरल है। उसी ऋजु के ऋ शब्द से ऋषि बना है, जो सरल हो, जो जिसके अंदर सारे कोण गल गए हों, वह ऋषि। जिसके अंदर सारी मोड़, सारा आड़ा तिरछापन गल गया हो, वह ऋषि। यानी वह व्यक्ति ऋषि है जिसके अंदर अब कोण से नहीं देखा जाता है, जिसके अंदर वह जो ज्ञान के फल का अभिशाप है कि ज्ञान का फल लेते ही कोण बन गया, वह अब उस अभिशाप से मुक्त है। कहीं कोई ऊपर का स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग हमारे भीतर ही है। वह जब कोई कोण नहीं है जीवन में, जब बिना कोण का दर्शन है, हम स्वर्ग में हैं। जीवन स्वर्ग में है। जब कोण बन गया, पतन हो गया। तो एक तरीके से कहें तो हमेशा स्वर्गारोहण और स्वर्ग से पतन हर बार हमारे अंदर होता है। दर्शन, दृष्टि पड़ती है, अभी वह देखिए ना, सूर्य उग रहा है, दृष्टि पड़ी, उसके साथ तत्क्षण हमने हमारी पुरानी सारी जानकारी एक्टिव हो गई, पतन हो गया। स्वर्गारोहण, यह जो दर्शन है, सामने केले का वृक्ष झूम रहा है, दर्शन हुआ इसका, ये स्वर्ग है। इसके विषय में जानकारी शुरू हो गई, स्वर्ग से पतन हो गया। स्वर्ग कहीं खोया नहीं, वह जो ऐसा जीवन है जो जो कि निष्कलुष है, जो दुख से मुक्त है, कहीं खोया नहीं। वह उससे बार-बार हमारा पतन होता है। तो हम लोग जब यह बात करते हैं ना कि जागरण जागरण की, तो वो जो निरंतरता की बात करते हैं, उसी वजह से यहाँ लागू नहीं होती निरंतरता। क्योंकि स्वर्ग में होना हम जीवन का स्वभाव है। इसलिए जो स्वभाव है उसमें कोई निरंतरता नहीं होती। स्वभाव में कोई सातत्य नहीं होता। स्वभाव के विपरीत जो पर भाव है, उसमें आप सातत्य कर सकते हैं। तो जागरण का जब हम सवाल उठाते हैं, इस वजह से जागरण का कोई सातत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जागरण जो है स्वभाव है हमारा। तो हम अगर ये कहते हैं कि अब हम जागरण को कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर विचार का विषय हो गया, फिर व्याख्या हमारे अंदर चलने लगी, वर्णन चलने लगा। जागरण के नाम पर वर्णन और व्याख्या का जीवन चलने लगा, जिसकी हम कंटिन्यूटी चाहते हैं, न कि उस वास्तविक स्वार्गिक तथ्य जागरण के सम्यक रूप से जीवन में उद्घाटन को अवसर हम अब दे रहे हैं। तो इन इन महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग साथ में लेते चले। एक और छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूं। एक व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र तक इतना निगेटिव व्यक्ति था, बूढ़ा हो चला था, पर चारों तरफ उसको निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती थी। और वो इतना निराशाजनक व्यक्ति था कि उसके पास अगर आप बैठ जाइए तो आपको भी वो निराश कर देगा। लोग उसके आसपास आने से कतराने लगे। सूरज उग रहा है, लोगों ने कहा देखो सूरज उग रहा है, कितनी सुंदरता की बात है। वो कहता है कि सूरज उग रहा है तो क्या हो गया, दिन के समय में ही तो सब तरीके की चोरी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी होती है। ये सूरज घूसखोरी करवाने के लिए आया है। अच्छा, सांझ ढल गई, अब विश्राम का समय आ गया, सारी चोरी चकारी तो रात में ही होती है। तो रात हो गई तो क्या होगा, रात तो एक अभिशाप की तरह हम हमारे जीवन में आ रही। कोई कहता कि वह देखो फूल कितना सुंदर है, अरे इसमें सुंदर क्या है, अभी थोड़ी देर में मुरझा करके गिर जाने वाला है, मुझे तो उसका मुरझाना दिखाई पड़ रहा है। मतलब सब तरीके से कुछ भी कहिए, वो उस चीज को भ्रष्ट कर देता था। भोजन स्वादिष्ट है, क्या स्वादिष्ट है इसमें, अभी सब मलमूत्र की तरह भीतर बन जाएगा। हर चीज में वो बुराई खोज लेता था। 80 वर्ष की उम्र तक वो ऐसा ही करता रहा। लेकिन एक दिन सुबह उसको देखा गया तो वह नाच रहा है,
खुशी से। वह गीत गा रहा है, वह लोगों से आगे बढ़ कर के गले मिल रहा है, लोगों से हाथ मिला रहा है, लोगों से कुशल-क्षेम पूछ रहा है, लोगों को अपने घर से ला कर के फल भेंट कर रहा है जो उसकी बगिया के हैं, फूल भेंट कर रहा है। पूरा गाँव आश्चर्यचकित रह गया, कि अरे! ऐसा चमत्कार क्या हुआ? अचानक, वो भी इतनी बड़ी उम्र में आकर के 80 साल तक नहीं जो चीज़ बदली, अचानक आज बदल गई। जिसके लिए कितने लोग कह-कह करके मर गए, लेकिन वो नहीं बदला। अचानक वो इसको क्या हो गया? आए उससे पूछने कि आखिर भाई बात क्या हुई? क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो उसने कहा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने हैप्पीनेस यानी खुशी की खोज छोड़ दी। खुशी की खोज मैं खुशी की खोज करता था और मिलता था सब। यह दुःख हर चीज़ में मुझे बुराई नज़र आती थी। तो मैंने अब खुशी की खोज छोड़ दी है। खुशी की खोज छोड़ते ही पा रहा हूँ कि यहाँ तो सब कुछ उत्सव जैसा है। यहाँ पर सब कुछ आनंद है। यहाँ पर सब कुछ तो बिल्कुल ठीक जगह पर है। चीज़ें जो हैं जैसी हैं, वैसी ही हैं। और मुझे लग रहा है कि अब जितने भी दिन हैं जीवन के, वे जो है, जैसे है, जो मिला हुआ है, उसी के साथ मुझे जीना है। वही मेरा सौभाग्य है और पता नहीं कहाँ-कहाँ से इतनी खुशियाँ मेरे अंदर न जाने कितने झरने भीतर फूटते चले जाते हैं। उसने यह सब बातें कही, वह बात बड़ी प्रेरक थी। हुआ क्या वहाँ पर? कोण बदल गया। भीतर जो हमारे दुःख है ना, वह सिर्फ कोण के कारण है कि एक विशेष तरीके का कोण हमने भीतर बनाया हुआ है। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या हुआ? उसका कोण बदल गया। कैसे? कि वो अब तक खुशी की खोज करता था कि खुशी कहीं भविष्य में मिलेगी। अभी जो है उसमें खुशी नहीं है। लेकिन उसने जब खुशी की खोज छोड़ दी, तो उसकी जो ऊर्जा कहीं भविष्य में लगी हुई थी, वह सब लौट करके आ गई। और जो न बिखरी हुई ऊर्जा है, जो सघन होती हुई ऊर्जा है, वही तो खुशी है। जब आपकी ऊर्जा संकलित हो जाती है, जब आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं बटती है, तो वही ऊर्जा खिलनी शुरू हो जाती है। सच्ची खुशी वही है कि ऊर्जा का सघन रूप से एकत्र हो जाना। वही खुशी है, वही अनायास की खुशी है। तो हैप्पीनेस की उसने माँग छोड़ दी। उसने कहा कि बहुत दिन हैप्पीनेस के पीछे भाग लिए, खुशी की खोज के लिए पीछे भाग लिए। अब जैसा जो जीवन है, इसी को थोड़ा जी लिया जाए। पता नहीं कितना जीवन बचा है, अब हैप्पीनेस की खोज नहीं करनी है। जैसा है इसको जी लेते हैं। उसी में उसको खुशी का सुराख मिल गया, खुशी का रहस्य मिल गया, कोण बदल गया। हमारे भीतर ना यह जो मैं है, एक कोण है। यह कोण संस्कारों से आया है, सुझावों से आया है, बस कोण बदलने की बात। जब हम चर्चा करते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, भीतर सिर्फ कोण बदलने की एक कवायद चली। एक कोण है मैं जी रहा हूं, एक कोण है कि मेरा जीवन है नहीं, बना हुआ है कोण। वहीं पर यह सवाल उठा कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो मैं से मुक्त है? कोण बदल गया और कोण बदलते ही जैसे ही और यहाँ पर माफ करिए, कोण बदल नहीं गया, कोण मिट गया। असल में हम लोग कोण बदलते हैं। हम लोग अब तक कोण बदलते आए हैं कि एक कोण था, वह बदल करके दूसरा कोण। एक स्त्री ठीक नहीं निकली, एक पुरुष ठीक नहीं निकला, वहां से कोण बदला, उसके नाम रूप का कोण हटा, दूसरी स्त्री, दूसरा नाम रूप का कोण, उसकी आकृति स्त्री की, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका नाम, उसका कोण। यह नौकरी अच्छी नहीं है, यह उपलब्धि अच्छी नहीं है, यह पुरस्कार अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है, कोण बदला।
तथाकथित सारे साधु महात्मा यही कहते हैं कि संसार के कोण से सन्यास की कोण की तरफ शिफ्ट करिए। तो हम कहते हैं कि अब तक हमने रुपया कमाया, खूब सारा हमने नाम कमाने की कोशिश की, संबंधों को बना करके रखने की कोशिश की, अब पुण्य कमाइए। अब प्रार्थना कमाइए, अब ध्यान कमाइए। यानी कोण बदला है, व्यापार वही है, कमाई, वही सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने लिए कमाई करिए, वह कोण। हम ऐसे कोण बदलने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या जीवन कोण से मुक्त हो सकता है? यानी वह जीना क्या है जो कोण से मुक्त है। कोण से मुक्त जीना ऋषि के जीवन की ओर यात्रा है। ऋषि वह नहीं जो लंबी सी सफेद दाढ़ी बढ़ा करके और एक कुटिया नदी के किनारे जंगल में बैठा हुआ है, जो हमारे कैलेंडर में दिखाई पड़ता है कि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। वह ऋषि नहीं, ऋषि वह जो भीतर कोण से मुक्त हो गया। वो हो सकता है कि बिल्कुल सूट बूट टाई में दिखे, वो हो सकता है कि कहीं लंगोटी में दिखे, वो हो सकता है कि बिल्कुल रोब कहीं पहन के घूमता हुआ मिले। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बाल हो सकता है, वृद्ध हो सकता है। बस उसके भीतर कोई कोण नहीं, जीवन और संबंध में कोई कोण नहीं। उसके अंदर यह कोण नहीं है कि यह अपना है, यह पराया है। ये सब कोण है। उसके अंदर यह नहीं है कि यह मेरा परिवार है और दूसरे का है। वो कोण नहीं है, वो कोणों से मुक्त भीतर। बाहर कोण होंगे, वो रास्ते पर चलेगा तो दाहिने-बाएँ का कोण लेगा जहाँ जाना होगा, पर भीतर जीवन और संबंध कोणों से मुक्त है। तो थोड़ा-सा इस कोण पर हम लोग संवाद कर लेते हैं, जो भी प्रश्न होंगे उस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं। हाँ, अनिल भाई। नमस्ते सर। मौसम यहाँ पे ठंडा है सर, ठंडक बनी हुई है। और बाहर से कुछ लोगों की लगातार बोलने की आवाज आ रही है यहाँ पे। शायद पानी वानी का कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बोल रहे हैं वो। बाकी कोई गंध नहीं है यहाँ पे, खाली वो रूम फ्रेशनर की ही स्मेल है, वही बनी हुई है। और चाय का टेस्ट है मुंह में। जी सर, कल जो अवलोकन के लिए प्रश्न था कि जीवंत दर्पण की तरह जीना क्या है।
तो जितना भी समय रहा मेरे पास प्रयोग करने के लिए, जो चीज सामने थी वो अभी शायद चर्चा में आ गई है सर वहां पर, कि ऐसा बिल्कुल होता है कि अ, घटना घटे और कौन बने, इसके बीच में एक गैप रहता है। वो बहुत बहुत छोटा गैप रहता है, लेकिन वो गैप वहां पे मौजूद रहता है। और इससे पहले भी, कल भी शायद 2 या 3 पार्टिसिपेंट ने बोला था इस बारे में, कि जब हम सुबह जगते हैं, तो वहां पर जब ये थॉट प्रोसेस चालू होता है, उस बीच में थोड़ा सा समय होता है। ये मैं पहले थोड़ा किया करता था मैं, लेकिन मेरे को वो पकड़ में नहीं आता था। और अभी तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि कार्यशाला में भी आ रहे हैं तो सुबह 6 बजे जल्दी उठना पड़ रहा है, तो अलार्म लगा के उठ रहे हैं। तो फिर तो वहां तो बिल्कुल जगह ही नहीं होती थी, क्योंकि नींद ही अलार्म से खुल रही है, तो वो पूरा डाइवर्टेड हो जाता था अलार्म की तरफ ही। तो कल मैं यही सोच के सोया था कि आज अलार्म नहीं लगाएंगे, अगर कार्यशाला में लेट हो भी जाते हैं तो मैनेज कर लूंगा मैं उसको। तो वहां ये चीज बहुत अच्छे से देखने में मिलती है कि आप बिना अलार्म के अगर जगे हो, आँख खुली है आपकी, तो वहां थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा कोण वगैरह निर्मित नहीं हुआ है। इवन ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ भूले हुए से ही होते हो, बस आपको इतना सा याद आता है कि हाँ, इस जगह पे मैं हूँ। बस इसके अलावा बाकी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत जरा सा, पर थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मेरे अवलोकन में है, और मैं आज शाम को इस पे और थोड़ा सा विस्तृत रूप से अवलोकन दे पाऊंगा सर। अभी फिलहाल यही है सर। आपका चेहरा भी बदला हुआ है कल से आज में, तो निश्चित रूप से आपने कुछ उघाड़ा है, आपके अंदर कुछ उघड़ा है, तो साफ नज़र आ रहा है। थैंक यू अनिल भाई। और एक और जी भी सर। बात आपने आज हम लोगों को सिखाई है कि दर्शन और कोण के बीच में एक अंतराल है। उस चीज़ को भी हम सब लोग समझेंगे कि वह अंतराल क्या है, जब दर्शन और कोण, दर्शन से मतलब दृष्टि में कोण बनता है। दृष्टि में कोण बनना जब शुरू होता है, उस शुरू होने से पहले दृष्टि की जो घटना है, उसके मध्य जो अंतराल है वो क्या है? तो थोड़ा इस बात को भी हम लोग आज के अवलोकन में कंसिडर करेंगे। इससे दृष्टि पर थोड़ा-सा थमना होगा और कोण की निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी-सी साफ होकर के समझ में आएगी, अगर उस अंतराल को हम लोग पकड़ सकें। हाँ धन्यवाद सर, अनिल। क्योंकि ये चीज जो है ना, वो अंदर से बड़ी एक खुशी का एक फव्वारा निकलता है इन चीजों से, कि क्या होता है, जब भी मतलब ये सत्य की या इस तरह की कोई बात की जाती है, तो ये देखिए सब जगह कहा गया है ये चीज, कि वो आपको उपलब्ध ही है, आप ही वो हो, और बस उस चीज को निकालना है, सामने साफ हो जाए। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ ये बातों बातों की बात होती है, लेकिन जब ये पता चलता है कि ये मैं का आना और उस जगह का होना, वहां पर एक गैप है और वो चीज कंटिन्यूअस बनी हुई है, ये मैं आ रहा है और जा रहा है, जब ये एकदम स्पष्ट रूप से दिख जाता है ना कि मैं आ रहा है और जा रहा है, आने जाने वाला दिख जाता है ये, तो फिर एक अंदर खुशी आती है कि अब ये जाएगा। या वहां पर ये अच्छा लगने लग जाता है कि यस। ज्यादा दम वाली बात है नहीं इसमें। ये लेकिन रिविलेशन, हाँ हाँ। ये रिविलेशन, ये उद्घाटन, ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में खुशी लेकर के आता है। असल में सच में ही इसमें बड़ी खुशी है। इस अन्वेषण में बहुत ही गहरा रोमांच है, जो हम लोग सिनेमा देख कर के आते हैं, या कुछ ऐसी ऊट-पटांग हरकतें करते हैं जीवन में जो रोमांच लाती हैं, या कुछ ऐसा
मनोरंजन जैसा जो उपाय करते हैं, उसके बजाय अगर हम अपने भीतर इस मैं की और मन की संरचना को काम करते देखें, तो उसमें इतना इतना रोमांच है, इतनी खुशी है नैसर्गिक रूप से, उसके उद्घाटन में ही, उसके अनावरण में ही इतनी खुशी है कि फिर बाकी सब कुछ फीका पड़ जाएगा। वो तो बात जाने दीजिए कि जब उद्घाटन हो जाएगा तो वह नैसर्गिक जागरण, आनंद वो तो दरकिनार। इसके उद्घाटन में ही, इसके अन्वेषण में ही खुशी है। अब देखिए ज़रा कि अगर आपसे जो मैंने आज सीखा है कि वह जो दृष्टि है, सहज दृष्टि और वह जो कोण है, जो कि आदत से बना हुआ है, हमारे संस्कारों से बन जाता है, उसके मध्य का अंतराल क्या है? उसके मध्य का अंतराल क्या है? इसका अन्वेषण अगर भीतर चले, न कि मैं अन्वेषण करूँ, तो इसमें एक गहरा रोमांच है। इसमें एक मतलब अजीब-सी खुशी वहाँ पर जगह लेती सी मालूम पड़ रही है। जी, जी। जी सर, थैंक यू अनिल भाई। धन्यवाद सर। थैंक यू। अमित जी, सर नमस्ते। नमस्ते भाई। बहुत अच्छी ठंडी सी सुबह है। अभी तो मुझे ऊपर आना पड़ गया। फिर पहले मैं हार श्रृंगार के पेड़ के नीचे बैठा था, तो वो अपने अपने फूल मेरे ऊपर गिरा रहा था। और ही लव्स यू। हाँ, कुछ ना कुछ तो है ही जो इनको, ये मेरे आसपास काफी पेड़ पौधे हैं, तो कुछ प्रकृति का कुछ वो होगा। पर कई दफा मुझे इस तरह की शंका आती है अपने ऊपर कि मैं इनके साथ उल्लासित क्यों नहीं हूँ जब इतना सब कुछ है। तो फिर ये उल्लास कहाँ चला गया। मैं निगेटिव इतना आदमी नहीं रहा कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता जीवन में हो। तो फिर भी मैं बैठा रहा और वो दिखाई दे रहा था, खुशबू, एक सुगंध आ रही थी। और अ, इस इस चा- प्रश्न इस प्रश्न को वहीं पे थोड़ा-सा दूसरे तरीके से भी उठा सकते हैं हाँ कि जी। वो नहीं है इसलिए उल्लासित है, तुम हो इसलिए उल्लासित नहीं हो। अच्छा। वह वृक्ष के साथ वह होना क्या है जो तुम्हारे होने से मुक्त है, क्योंकि वृक्ष अपने होने से मुक्त है, हम्म। पर तुम अपने होने से युक्त हो। तो हाँ जी। वहीं पर अगर यह सवाल उठाओ कि मेरा वह होना क्या है जो मुझसे मुक्त है, वह होना क्या है जो मुझसे मुक्त है, तो तुम और हम्म। वृक्ष दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह सच में बात है। अगर आप किसी भी चीज के साथ बैठिए, वृक्ष के साथ बैठिए, पहाड़ के साथ बैठिए, सूर्योदय के साथ, सूर्यास्त के साथ बैठिए और इस सवाल के साथ बैठिए कि मेरा नहीं, कि वह होना क्या है जो मुझसे मुक्त है। आप अगर इसका भी लक्ष्य बन जाएगा, आप फिर इसका लक्ष्य बना लेंगे। आप पाएँगे, फिर अब बात शुरू की है तो मैं पूरी करता हूँ। आप पाएँगे कि वो जो सूर्योदय हो रहा है या जो सूर्यास्त हो रहा है और आप, दोनों 2 चीज़ नहीं है, दोनों में भेद हम्म। नहीं। उस वृक्ष का, हरसिंगार के वृक्ष के फूलों के गिरने में और आपके होने में कोई फ़र्क नहीं, हम्म। फ़र्क गया। फ़र्क इस हम्म। वज़ह से था कि आप थे। हरसिंगार तो हमेशा तैयार बैठा है, वो तो हम्म। मैं से मुक्त ही है। सूर्योदय, सूर्यास्त तो मैं से मुक्त ही है, पहाड़ मैं से मुक्त ही है। वो तो बाट जो रहे हैं कि आप थोड़ा मैं से मुक्त होइए, तो हम्म। थोड़ा-सा फिर सर ऐसा हो जाता है कई दफा, मैं बाइक पे से बस्ती को छोड़ के आता हूँ, या रास्ते में मुझे पेड़ दिखते हैं, तो पता भी नहीं चलता वो कितना आनंदित कर दे। कोई वट वृक्ष बहुत बड़ा, बहुत पुराना, और ऐसा जी करे कि बस वहीं ठहर जा, रुक जा उसमें ही, उसके पास। और इतनी खूबसूरत, मतलब वहां वहां मुझे पता नहीं क्या अकस्मात, मैं चाहता नहीं उस टाइम वो उस ब्लिस की अनुभूति हो जा। और जैसे ही मतलब ये खुद खुद कुछ करने की कोशिश करे, वो सारा पुलिस भाग जा। वो जो बूढ़ा आदमी था, वो हैप्पीनेस की बड़ी कोशिश करता था कि हैप्पीनेस आ जाए, और जब उसने हम्म। हैप्पीनेस की सारी कोशिश छोड़ दी, हम्म। अपने आप हैप्पीनेस द्वार पर आ गई। कोशिश से हम लोग दूर हटाते हैं चीज़ों को।
जो और ज़ाहिर-सी बात है भाई कि जो चीज़ मिली ही हुई है, उसको आप हासिल करने की कोशिश करोगे, तो वो तो फिर दूर ही होगी। मेरा हाथ मुझे मिला हुआ है, मैं इसको हासिल करने की कोशिश करूँगा तो ये सारी कोशिश हाथ से दूर ले जाने की कोशिश होगी। हाँ सर, एक चीज़ और है, जैसे मैं रास्ते पे चलता हूँ, मुझे ये चीज़ें दिखती कि किसी के पास बड़ी गाड़ी या कुछ ऐसा, लेकिन पेड़-पौधे, किसी के घर के पास ये पेड़ लग रहा या वो लग रहा, उन चीज़ों पे मतलब ये अपने आप ही एक दृष्टि से उन वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मतलब क्या हरियाली कहाँ है? यहाँ भी होना चाहिए था, ये इस तरह से। जो वो चीज़ इस तरह की है, तो ये भी एक कौन है क्या सर कि मैं मतलब उन चीज़ों को देख रहा ज़्यादा जो नेचुरल जो मतलब पेड़-पौधे हैं वो चीज़ें हैं या कुछ या सब चीज़ें ही मतलब कोई मुझे ऐसा वो नहीं दिखती जैसे मतलब पीपल्स सी जैसे कि किसी की बड़ी कोठी होगी या कुछ ऐसा हो गया, मेरे जो दोस्त है या वो देखते हैं कि ओहो! सामने बहुत बढ़िया गाड़ी ले रही है, इसका तो ये चीज़ मुझे वो कभी नहीं दिखता। मैं हाईवे पे भी चलता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ बीच में पेड़ होते या वो होता, तो वो चीज़ ये जो प्रकृति का एक दृष्टिकोण है, ये कौन है या ये कुछ नेचुरल चीज़ है? वैचारिक तल पर तो बड़ी शुभ बात है कि आप गाड़ी वगैरह की बजाय आप पेड़-पौधे देखना पसंद करते हो। लेकिन ध्यान के तल पर थोड़ा-सा हुँ, इसमें गहरे उतरना होगा। हुँ, बजाय ये देखने के कि यहाँ पर पेड़ होता, यहाँ पर इनके घर में पेड़ नहीं है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने की बजाय क्या हुँ, हम ऐसे वहाँ पर ऐसे उपस्थित हो सकते हैं कि वह देखना क्या है, जो हम नहीं कर रहे हैं। हुँ, विश्लेषण में जाने में विचार सक्रिय हो जाता है, मैं हुँ, सक्रिय हो जाता है। शुभ रूप में सक्रिय होता है, पर सक्रिय हो जाता है और हुँ, जो हुँ, चीज़ शुभ रूप में सक्रिय हुई है, उसको अशुभ में रूप में सक्रिय होने में देर नहीं लगेगी, खतरा है वहाँ पर। तो मैं की संरचना, विचार की संरचना को किसी भी तल पर सक्रिय करना जब कोई दर्शन घट रहा हो, जीवन घट रहा हो, संबंध घट रहा हो, वह खतरे से खाली नहीं है। हुँ, हुँ, तो विश्लेषण में जाने की बजाय क्या ये सवाल उठा सकते हो कि जो भी ये है उसका वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये कोण बन रहा है वहाँ पर, बन हुँ, रहा है, शुभ कोण है, पर हुँ, कोण ही है हुँ, हुँ, और आपको कोण नया एक कोण मत बना लीजिए कि कोण से मुक्त होना है अब, तो फिर एक नया हुँ, कोण बन गया। हुँ, आप न कोण से मुक्त का कोण बना ही नहीं सकते हैं आप। आप हुँ, सिर्फ़ ये सवाल उठा सकते हो कि वह जीना क्या है जो कोण से मुक्त है। और कोण से मुक्त कोई जीना होगा तो आप नहीं होगे, क्योंकि आप कोण हो। देखो ना, मैं अगर इस एहसास के साथ हूँ, आप वहाँ मैं के एहसास के साथ हो, तो ये सब कोण है और अस्तित्व में कोण नहीं है। हुँ, तो अगर आप ये कहते हो कि अब मैं कोण से मुक्त होना चाहता हूँ, तो ये मैं की नई खुरापात होगी। आप नहीं हाँ, हो सकते। आप ये सवाल उठाओ कि वह जीना क्या है जो कोण से मुक्त है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू अमित। भावना? वे नहीं है सर। नमस्ते सर। हाँ, दिलीप भाई नमस्ते। सर मैं सुबह जल्दी टाइम पर हाजिर हो नहीं पाया था, तो प्लीज 5 मिनट में मुझे वापस संक्षेप में बता दीजिए क्या चल रहा है। हम लोग आज इसी का अवलोकन कर रहे हैं कि कोण क्या है? हमारे जीवन में दृष्टि में कोण कब आता है? तो एक प्रमुख बात आई है कि जब हम नामकरण करते हैं तो कोण बनता है। यद्यपि शुरुआत में नामकरण तो उपयोग के लिए था कि हम किसी को जो देख रहे हैं वैसा वर्णन कर सकें, लेकिन वो वर्णन अब हमारे जीवन में नहीं रहा है। वह वर्णन ही अब देखने लगा है। हम भूल गए हैं कि ऐसा कोई दर्शन होता है जो बिना कोण के हो। तो उस वह तो हमारे अंदर से ख्याल भी मिट गया है। तो आज हम लोग इसी चीज़ का अवलोकन करने जा रहे हैं कि हमारी दृष्टि में कोण कब बनता है? दृष्टि में कोण कब जगह ले रहा है? और अनिल भाई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात साझा की है कि दृष्टि जो कि सहज सरल है, वह और कोण
जो उसपे नामकरण है, देखने का एक एंगल है कि आप समझ जाएँगे कि कोण कैसे-कैसे काम कर रहा है। उनके बीच का अंतराल क्या है? तो इस पर हम लोग आज अन्वेषण करने जा रहे हैं। अन्वेषण को अवसर देने जा रहे हैं। जी, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप भाई। गौरी? गौरी सुनाई दे रहा है? नीरज? हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी मित्रों, सर कल जॉब से आते हुए भी मैंने प्रश्न उठाया था कई बार, ये बाइक पर चलते हुए भी कि दृष्टि क्या है। तो वो काफी बार मैं उसमें ग्रुप में भी लिखता रहता हूँ कि मैं पहले भी इस पे प्रयोग करता था कि पेड़ों को देखना अकेले में जाके, और देखते पहले क्या था कि जैसे पढ़ा था या सुना था कि देखने में देखते रहते थे, तो देखते देखते कई बार विलीन हो जाता था, लेकिन ये छवि बनी हुई थी कि ये ध्यान नहीं है या इस तरह से देखने में मैं देखता रहूं और मैं देखने वाला बना रहूं और एक विचार ना आए, ऐसे कुछ छवि बनी हुई थी। नहीं तो पहले जैसे कि मैं चाहता था, एनर्जी फील होती थी, देखते देखते खुद विलीन हो जाता था और एक आनंद की प्रफुल्लता की अनुभूति होती, फिर वो कई बार हो जाती है। तो नीरज जी से डिस्कनेक्शन हो गया है। प्रमिला जी? जी, नमस्कार सबको। आपको भी। और सुबह बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है, धूप भी आ गई है। ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी जो बात हुई अभी अमित जी से कहते हुए आपने कहा ना कि पेड़ों के संबंध में कि वो अपने होने से मुक्त हैं। यह जो लाइन थी, वह सीधे कानों में और भीतर उतर गई। हालाँकि पहले भी ये सुना है और इस पर का मतलब इसको पहले भी ये सुना है और इसको देखा भी गया है, लेकिन अभी वो पता नहीं वो लाइन ही अंदर रह गई पूरा। क्योंकि हम लोग होते हुए भी हैं तो हम भी और हैं वो भी, लेकिन हम होते हुए भी अपने आप को जीवित रखने के और सजा के संवार के रखने के लिए कि जिंदा रहें अच्छे से जीवन जी पाए के चक्कर में पूरा तहस-नहस कर डालते हैं, जबकि जो ये पेड़-पौधे या फूल जो भी हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है कि वो हैं और अपने होने से मुक्त हैं, इसीलिए उनकी खूबसूरती दिखाई देती है। बस मुझे यही लग रहा था कि ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, फिर वो छोटे-छोटे बच्चे ही क्यों ना हों, शायद वो इसीलिए इतने प्यारे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो हैं और अपने आप को उनको यथावत रखना है वैसे ही प्यारा रखना है या अपने आप को जिंदा रखना है। तो मेरा पूरा जब से वो सुना है तब से पूरा वही के वही उस पे अटक के रह गई हूँ। जी बस। दुर्भाग्य देखो ना प्रमिला कि हम लोग विनम्र होने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति विनम्र होने की कोशिश कर रहा है, वह व्यक्ति महाकुटिल है। विनम्रता कोशिश से आ सकती है,
और हम लोग विनम्र होना सिखाते हैं बच्चों को। कैसे हम बच्चों को, कैसे है हमारी परवरिश जहरीली है, कैसे पॉइजनस बनाती है। अगर मैं अपने बच्चे को यह शिक्षा दे रहा हूँ कि तुम्हें विनम्र होना चाहिए, प्रकारांतर से मैं क्या कर रहा हूँ कि तुम्हें विनम्रता साधनी चाहिए, यानी लोगों के सामने तुम विनम्र दिखो, विनम्रता तुम्हारे अंदर उगे नहीं, विनम्रता को ऊपर से थोप लो। जैसे राजनेता विनम्र होता है, देखते ही राजनेता एकदम पैर पकड़ता है, हाथ जोड़ता है, मुस्कुराता है, वैसी विनम्रता की हम शिक्षा देते हैं। विनम्रता साधी नहीं जा सकती है, जहां पर भी मैं है वहां विनम्रता नहीं हो सकती है। तो अगर सिखाना हो बच्चों को तो यह सिखाएं कि देखो कैसे वृक्ष होता है। उदाहरण दें, वृक्ष जैसा होने की बात हम नहीं कह रहे हैं कि हम वृक्ष हो जाए, तो हम ये सिखाएंगे बच्चों को कि मैं क्या है, इसको समझा जाए। देखो वृक्ष में मैं नहीं है, होश क्या है, जागरण क्या है। हम अगर अपने अंदर सीखे रहेंगे, हम कुशल रहेंगे, बिना कोण के जीना क्या है, उसमें हमारी परख होगी, तो हम बच्चों को भी सिखा देंगे कि बेटा हम तुम्हें नाम तो दे रहे हैं, पर तुम्हारा नाम कोण न बन जाए तुम्हारे जीवन में। हम तुम्हें कह रहे हैं कि आजीविका के लिए अपने ऊपर निर्भर होना ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर मत हो, अपनी रोटी, अपने कपड़े के लिए, अपने जो और भी सुख संसाधन चाहते हो उसके लिए। लेकिन यह सुख संसाधन को हासिल करना जीवन का कोण न बन जाए। जीवन महाविराट है, वह इन सुख और संसाधनों के कोण से अशेष रूप से मुक्त है। आपके पास सुख संसाधन हो न हो, लेकिन आप जीवन को भरपूर जी सकते हो, जीवन को महोत्सव में जी सकते हो। सुख संसाधन हो तो अच्छा है, न हो तो भी अच्छा है, उससे जीवन के महोत्सव पर फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। नहीं तो बच्चा जब सुख नहीं मिलेगा, संसाधन नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। बच्चों को देखिए ना, अभी कोई बच्चा है, एक बच्चा यहाँ पर आया था, वो डिप्रेशन में कह रहा है कि मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों डिप्रेस हो रहे हो? तो उसने कहा कि अ, यहाँ पर वो इंटरनेट नहीं है और मैं फला वीडियो गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। सोचिए 10-12 साल का बच्चा यह बात कह रहा है। तो ये सब गलत परवरिश का, गलत शिक्षा का परिणाम है। ये सम्यक शिक्षा नहीं। जीवन जो जिया जाना है वो बहुत विराट है। जो जिया जिया जा सकता है वो हम चुका नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं उसके उत्सव को, उसके महोत्सव को। वो सुख सुविधा के छोटे से दायरे में नहीं सिमटता है, पर हमने सिमटा दिया है। तो वीडियो गेम नहीं खेल पा रहे हैं तो डिप्रेस होते चले जा रहे हैं। मैंने लिटरली यहाँ पर कुछ माता पिता के साथ बच्चे आए, वो लिटरली बोलते थे कि मुझे फूलों से घृणा है। ये क्या पहाड़ देखना, ये सब इनको देख करके मुझे घिन आती है। घिन आती है पहाड़ों को देख करके, पेड़ों को, फूलों को, उड़ते पंछियों को। तो हमने फिर जीवन को कहाँ स्थापित किया है? क्या क्या देखने में रुचि है? वीडियो गेम्स, निशाना लगाने में कंप्यूटर पे, उसमें रुचि है। तो जीवन सूखा होगा, जीवन रूखा होगा। तो ठीक ही आपने कहा है, ये जो वृक्ष के पास मैं नहीं होता, वृक्ष जैसा जैसे अपने होनेपन से मुक्त है, अगर हम भी अपने होनेपन से मुक्त हो पाए तो सम्यक संबंध घटित हो सकता है। बस थोड़ा सा अंतर है कि हम जब अपनेपन से मुक्त होंगे तो जागरण होगा वहां पे। हमारी संभावनाएं जागरण की ओर बढ़ रही हैं। धन्यवाद प्रमिला जी। जी रंजीता, धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बस सबका सुनकर, और बहुत सारी चीजें जो चल रही थी वो कवर भी हो गई है, तो देयर इज नथिंग न्यू टू से। अच्छा है, नाइस, और प्रश्न के साथ बने हुए हैं। यह बात दिखनी शुरू हो रही है ना कि दृष्टि सहज है और उसमें कोण बन रहे हैं। हाँ, उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिन भर आंख के सामने चलते रहते हैं। एक जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल जो था इसका, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, मेरी बेटी है तो वो क्या बोलते हैं, उसका एक स्कूल बैग है और एक पिकनिक बैग है ना, तो उसका ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, लेकिन वो उसको अपना पिकनिक बैग ज्यादा पसंद है। तो मैं देखती हूँ कि वो रोज सुबह करती थी, अब बंद कर दिया उसने लिटरली, अब नहीं करती वो। पहले तो वो पहले क्या करती थी कि रोज सुबह कंफ्यूज होती थी कि ये अपनी किताबें स्कूल बैग में ले जाए कि पिकनिक बैग में ले जाए, और जब तक उसके पास वो 10 मिनट रहता था कि मतलब अभी बाहर निकलने में 10 मिनट है, तो शी यूज्ड टू स्टैंड लाइक दिस, ये मम्मी इसमें ले जाना चाहिए कि इसमें ले जाना चाहिए कि इसमें ले जाना चाहिए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि मैंने ये चीज देखी, अपनी लाइफ में भी देखी बहुत बार, और जैसे अभी उसके एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये दृष्टिकोण बनते रहता था, बनता बिगड़ता। तो वो 10 मिनट तक सोचने के बाद वो एक पिक कर लेती है अपना बैग, और उसमें अपनी किताबें रख के ले जाती है, और फाइनली अब तो उसने अपने स्कूल बैग में ही ले जाती है, वो कोई अलग मैटर है। लेकिन ये जो दृष्टिकोण बच्चों का भी बनता है, अच्छा बुरा कैसे बनना शुरू हुआ, मैंने उसको रीड किया उसमें। और जैसे अपने बारे में भी मैं कह सकती हूँ कि वो दृष्टिकोण की उपयोगिता जितनी है, मैं उतना ही इस्तेमाल करने के अपने बारे में जब सोचती हूँ कि, तो दृष्टिकोण को उतना ही उपयोग में लाने भर का ही करना ठीक है। उसको ऐसा खींचना नहीं है कि वो आपके ग्रोथ में कहीं पे भी बाधा हो, अपने ग्रोथ में भी और दूसरे के ग्रोथ में भी। आप जिन संबंधों में हैं, वो आपका दृष्टिकोण कहीं भी बाधा नहीं होना चाहिए ग्रोथ में, किसी की भी, मुझे ऐसे लगता है, पर्सनल ओपिनियन। ग्रोथ में भी बाधा नहीं होना चाहिए रंजीता जी। और एक और भी बात समझ ले, जो छोटी बच्ची का आपने उदाहरण दिया, उससे प्रकाश में आई है कि मुझे कोई चीज पसंद है, यह बात बिल्कुल ठीक है कि मेरी जो बनावट है उसके अनुरूप मुझे मीठा पसंद है, मुझे गुलाबी रंग पसंद है। लेकिन वह कैसे कोण में पसंद होना कोई कोण नहीं है, क्योंकि कोई ये प्रकृति में भी है कि कोई जानवर मांसाहार करता है, कोई शाकाहार करता है, कोई माद में रहता है, कोई पेड़ों पर रहता है, कोई खुले खेतों में रहता है, वो माद में नहीं रहता। तो ऐसे पसंद है उसकी अपनी बनावट के अनुरूप क्या उसको पसंद है। लेकिन मुझे यही चाहिए, ये फिर अहंकार हो गया। हाँ, तो उसी के लिए मैंने बोला हाँ, आपने ठीक ही कि कहा। आप रिजिड नहीं हो सकते, आप किसी भी चीज पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनानी हो, बन ही जाती है वो, मुझे लगता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कितना रिजिड रह सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर, रिजिडिटी का सबका अपना, मुझे लगता है रिजिड रहने का भी एक लेवल होता होगा। रिजिड होते ही हमारे अंदर एक कोण बनना शुरू हो गया। जैसे मुझे पिज्जा पसंद है, ये एक पसंदगी की बात है, ये बिल्कुल कोण की भी बात हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ खाने में पिज्जा खाता हूँ, फिर ये अहंकार हो गया, ये कोण बन गया जीवन में कि मैं सिर्फ पिज्जा खाता हूँ। या दूसरे तरीके से, फला व्यक्ति मुझे पसंद है, उसका जीवन मुझे पसंद है, उसका दर्शन मुझे पसंद है। यह बात बिल्कुल कोण नहीं निर्मित करती।
ल लेकिन जब मैं ये कहूँ कि फला व्यक्ति मेरा होना चाहिए, कोण बन गया। फिर वह कोण जो है वो दुःख का कारण बन गया। पसंदगी तक कोई भी समस्या नहीं, पसंद हम कर सकते हैं, पसंद तो पूरे अस्तित्व में जितनी भी चीजें हैं उसमें है, लेकिन यह मेरा होना चाहिए, फिर कोण बन गया। अब यह मेरे पोजीशन की चीज होनी चाहिए, यह व्यक्ति मेरे पोजीशन में आना चाहिए, यह फिर कोण बन गया। तो आज हम ऐसा इसी तो पता नहीं, आई जी डोंट, बोलिए। मैं अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ कि मतलब मैंने कोई चीज के बारे में ऐसे सोचा हो, मतलब पजेस करने के बारे में सोचा हो कुछ, तो इसलिए मैं अभी इससे रिलेट नहीं कर पाती हूँ, सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बस हम लोग दृष्टि और कोण, दृष्टि में कोण कैसे बन रहा है उस पर ही हम्म। सत्यापन करते हैं कि जी, दृष्टि में थैंक कब यू। कोण बनता है और किन किन अवयवों से, किन किन सामग्रियों से वह कोण बनता है, उसी पर आज हम थोड़ा दिन में परीक्षण करते हैं। देखें, देखने के साथ देखें कि क्या है अब कोण बनने लगा, किस चीज से कोण बना। तो इस बड़ा ही इसमें रोमांचकारी एक खेल जैसा होगा और हमारा हाँ, अन्वेषण। डेफिनेटली। और वो अमित जी जो बोल रहे थे, तो वो तो सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वो, और जो आपने उसको रिलेट किया उससे कि जब वो हर श्रृंगार के फूल गिर रहे हैं, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इट्स सो ब्यूटिफुली, मतलब बिल्कुल आंख के सामने वो चीज आ ही गई। इट वाज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू। थैंक यू रंजीता जी। तरुण भाई। थैंक यू। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। आज कल रात को बड़ी तेज बारिश थी, 3-4 घंटे बहुत बादलों की गर्जना के साथ में, और तो कल थोड़ा सा एक वो अंदर से भी वो विचलन सा लग रहा था, पर अभी सवेरे एकदम शांत है सब कुछ, आसमान भी साफ है, और बारिश के बाद जैसा होता है कि सब कुछ धुला धुला सा, जो भी पेड़ पौधे हैं उनका जो हरापन है वो भी खिल करके आ जाता है। ठंडक है, हवा आ रही है। कल के प्रश्न के साथ में जो अवलोकन रहे कि दृष्टि मात्र क्या है, वो क्या तक पहुंचना होता नहीं है, वो पर ये दिखना शुरू होता है कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ उनके ऊपर कितने कितने आरोपण है, कितने भी नहीं पर आरोपण है, ये चीज समझ में आती है, वो वहां पर नजर में आती है। और हाँ, ये चीज भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एहसास दे जाती है कि ठीक है, उससे आपको जो है जटिलताएं पैदा हो रही है। ठीक है, हो सकता है मैं किसी चीज में सुविधा देख रहा हूँ, लेकिन जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है उस चीज का, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ला रही है। इसका सर एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कल मैं दिन भर अपनी बच्ची के साथ में ही था घर पे, तो दरवाजे के ऊपर कोई आया, मैं अंदर रूम में था, उसने जाकर के दरवाजा खोला और बोला, पापा आपके सर आए हैं। हुआ ऐसा था कि एक बार हमारे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो एक अंकल रहते हैं, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने बच्ची को बताया कि ये हमारे सर है, क्योंकि वो हमारे बैंक से रिटायर्ड है। तो अब उसको ये लगने लगा कि दरवाजे पर कोई भी बुजुर्ग सा व्यक्ति आ रहा है, वो पापा के सर है। मैं गया, दरवाजे पर देखा तो एक थोड़ा सा ओल्ड एज का आदमी, उसके हाथ में औजार था, सामने वाले फ्लैट में कोई प्लम्बिंग का काम करने के लिए आए हुए थे। मतलब दिमाग ठनक गया मेरा सर कि हमने, ठीक है उपयोगिता के नाम पर हमने कैटेगराइजेशन कर रखे हैं, लेकिन इस बच्ची ने कितनी सीधी सी और सरल सी चीज बता दी कि ये पापा के साथ है। बस उसके दिमाग में वही चीज है, और मैंने अपने अंदर कितने सारे कैटेगराइजेशन कर रखे हैं। एक छोटी सी चीज, हम चर्चा के अंदर कई बार एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि पेड़ मात्र पर, ये वृक्ष, उसको बिना नाम के देखना क्या है। पर लाइफ में अगर देखा जाए तो सर बहुत सारी चीजों के हमने नामकरण किए हुए। तो वो जो कल रात का जो अवलोकन था, मैंने अक्षर से आपकी बात को फॉलो करने की कोशिश वैसे करी कि मेरे को सोशल मीडिया एक प्रैक्टिस है सर, वास्तव में है, इसमें कोई वो मतलब छुपाने वाली बात नहीं है कि हम लोग जब भी जा रहे होते हैं नींद के लिए, वहां तक भी हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, या इन सब जो मोबाइल वगैरह इन सब चीजों में है। पर
कल के अवलोकन में ये चीज बहुत स्पष्ट दिख के आती है कि सर वो जो आरोपण है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रखा है, और शायद यही कारण है कि हमने इन कॉम्प्लेक्शंस को अपने लाइफ की ईज में ढूंढ लिया है, और हमको जो सरल बात होती है वो बहुत ज्यादा जटिल लगने लग जाती है। तो ये सर सारा अवलोकन कल का रहा। बहुत बढ़िया तरुण भाई। और अब उसी में दृष्टि हमने देख लिया है। अभी हम लोग कोण को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो समझ रहे हैं कि जीवन में क्या दृष्टि जैसी चीज है। कल के हमारे पूरे दिन के अवलोकन में, कल रात तक के अवलोकन में यह बात स्पष्ट होकर के आई कि हाँ, दृष्टि जैसी चीज होती है। अब क्या दृष्टि में कोण बन रहे हैं, उसका थोड़ा हम लोग सत्यापन करें, जो कि कल से ही शुरू हो गया। जैसा आपने प्रकाश डाला, यहाँ कोण है, उस कोण को थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा सा करीब होकर के उन कोणों को देखें कि कोण किस सामग्री से निर्मित हो रहे हैं। अभी उनके साथ बदलने की उसकी कोशिश नहीं करनी है, उसके को हटाने की कोशिश नहीं करनी है, बिना कोण के क्या जीवन है उसकी कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ कोण बन रहे हैं इसको देखना है कि कोण कैसे बन रहे हैं और किस सामग्री से बन रहे हैं। कि हमने देखा, देखते ही उस व्यक्ति के जो अभी कोण बना था कि मेरे सर आए होंगे, तो हो सकता है ऑफिस से आए हों या ग्राउंड फ्लोर के आए हों। फिर उस व्यक्ति को देखा, अरे ये तो वो व्यक्ति नहीं है, ये तो प्लम्बर है। कोण कितनी तेजी से बदले, ख्यालों में कैसे परिवर्तन आया। तो सिर्फ बदलते हुए कोणों की प्रक्रिया हमको देखनी है कि दृष्टि में कैसे कोण बन रहे हैं। असल में दृष्टि में अगर देखें तो वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसकी उम्र इतनी है, वो सिर्फ एक दृष्टि है, पर उसमें कैसे 3-4 कोण बने हैं उस बेटी को सुनते हुए, उसको भी हम लोग देखते चलें। पहले अच्छी तरह देख लें कि दृष्टि भी है और कोण भी बन रहे हैं, तो फिर आगे हम लोगों की राह बड़ी आसान हो जाएगी। फिर सवाल उठाना बहुत सरल सा हो जाएगा, अगर ग्राउंड वर्क हमने अच्छी तरह से कर लिया है। थैंक यू। उर्मिल जी। नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते मैडम जी, आप सबकी बातें सुन के बहुत सारे थॉट्स आए मेरे मन में, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो ये, जैसे आपने कहा कि चेन ऑफ थॉट्स, तो मैंने उसको अंताक्षरी का नाम दे दिया कि जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, कि एक गाना खत्म हुआ उसके किसी वर्ड से एक और गाना गाते हैं, तो चेन ऑफ थॉट्स ऐसे ही चलते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, केला और फिर उससे सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, इस तरीके से मैं ऐसे नाम दे देती हूँ ताकि मुझे रिकॉल करने में रिलेट हो जाता है, आसान हो जाता है। और ये जो भी आपने रंजीता से बात की थी चॉइस वाली, ये एक्चुअली मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है, क्योंकि ये गलतफहमी होती है, मतलब मेरे साथ भी हुई है कि जब हम किसी को सिर्फ यूट्यूब से सुनते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, तो ये होता है कि जैसे हम कृष्णमूर्ति के लिए भी बोल देते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस, तो ऐसा लगता है कि कोई चॉइस ही नहीं है। अब तुम केला खा लो या कद्दू खा लो, डजंट मेक अ डिफरेंस। बट ऐसा नहीं है, हम सब मतलब हर एक की एक पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से एक चॉइस तो होती ही है। बस ये है कि वो चॉइस के साथ आई थिंक अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, जो वो बोल रहे थे आप, रिजिडिटी। कि मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हमें बाहर जाके खाना खाना है और हमारा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो वो चॉइस है। बट अगर हम वहाँ गए और वो बंद है और फिर हम किसी और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो अब वो टेंट्रम्स नहीं होने चाहिए या फिर कि मैं अब खाना ही नहीं खाऊंगा काइंड ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं होती, चॉइस होती है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए आई थिंक चॉइस से। तो ये मतलब मुझे भी पहले रहता था ये कंफ्यूजन, तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और चीज है जो हाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप कौन कह रहे हैं तो आप इसको मतलब इंग्लिश में इज इट कंडीशनिंग, वो चीज है ये? एंगल एंगल, हाँ एंगल तो है, बट राइट वर्ड क्या होगा इसका? और भी कोई मित्र बता सकते हैं? मुझे तो एंगल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। एटीट्यूड कह सकते हैं।
पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। हाँ, ओके, या हाँ पॉइंट ठीक ऑफ है। व्यू, जैसे कह रहे हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते रहते हैं। जैसे अब मुझे आपने जो अभी उदाहरण दिया कि मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में का खाना पसंद है, पर जी। अगर मैं उसी रेस्टोरेंट का खाना खाती हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ये फिर जीवन में एक एंगल का निर्मित कर दिया, ये एक एटीट्यूड निर्मित कर दिया, या जो रंजीता ने क्या शब्द यूज किया है, पर्सपेक्टिव। रिस्पेक्टिविटी निर्मित कर दिया। रिजिडिटी नहीं का नहीं नहीं, वो, पर्सपेक्टिव, PRS बेसिकली। ठीक। तो रिस्पेक्टिव ना, मैं जी कोई नहीं, ओके। तो उस पे हाँ, मैं अमित जी की एक बात पे और बोलना चाहती हूँ। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज में उनको खुशी नहीं होती है, तो मेरी इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने इतने सालों में सीखी है कि खुशी और हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो वो अपने आप में कोई गोल नहीं होते। अगर हम उनको एज अ गोल टारगेट करते हैं, तो वो कभी अचीव नहीं होते, बिकॉज वो डायरेक्ट ऐसा कोई गोल नहीं है। जैसे हेल्थ भी, कि मुझे हेल्थ लेनी है। हेल्थ और खुशी एक बाय प्रोडक्ट है, जो कि तब आती है जब आप बाकी चीजें सही कर रहे होते हैं। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग इस बारे में। जैसे कि आप सही खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली आती है। जस्ट बिकॉज आपके हेल्थ हेल्थ के बारे में बात करो या उसको टारगेट बनाओ, वैसे नहीं है। इट्स नॉट डायरेक्ट, इट्स इनडायरेक्ट। ऐसे ही खुशी का है कि अचानक आप बैठे हो और सनसेट दिखता है तो खुशी आ जाती है। लेकिन आप उसको टारगेट से अचीव नहीं कर सकते कि मैं आज जा रहा हूँ सनसेट देखने और अब मुझे खुशी होनी ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे खुशी और इसका थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये। आई डोंट नो। नहीं बिल्कुल। और एक और, जैसे ही आप उसको टारगेटेड करते हैं, वो एंगल बन जाता है, और एंगल जो है वो किसी भी तरीके का एंगल वो बाधा पहुंचा देता है, जो जो स्वाभाविक है। और मैं आपकी ही बात में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। स्वास्थ्य शब्द जो है वो जी है अपने में स्थित होना। स्व माने अपना, अस्थ माने स्थित होना। स्व में स्थित होना वो हमारा स्वभाव है। स्वास्थ्य जो रुग्णता है, रोग है, डिजीज, वो एंगल है। वो बाहर से कुछ ऐसी गतिविधि का प्रवेश है जो कि स्वास्थ्य नहीं। तो सही पूछिए तो अगर जीवन में सभी तरीके के एंगल से मुक्ति है, तो स्वास्थ्य वहां पर पाया जाएगा। अगर कोई एंगल नहीं है, तो जो नैसर्गिक जागरण है वो पाया जाएगा, नैसर्गिक खुशी जो है वो पाई जाएगी। वो स्वास्थ्य है, वो स्वभाव है, ऐसा कुछ। आपकी बात को मैंने थोड़ा और जोड़ा है उसमें। उर्मिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके। जी, आप हेल्थ के लिए सही कह रहे थे। और एक चीज जो और मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, मतलब मुझे कौन से थोड़ा मुझे ट्रिगर हुआ वो चीज, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अ, जैसे मैंने भी ओशो की मेडिटेशन किया, और वहां पे मैंने देखा था कि वहां पे जनरली हम मिस्टेक जो होती है कि हम लाइफ को हम कहते हैं या तो ये आदमी स्पिरिचुअल है या ये आदमी मटेरियलिस्टिक है। हम एक तरीके से डिवीजन कर देते हैं, और हम उसको स्पिरिचुअल को थोड़ा हाई नजरों से देखते हैं, या और मटेरियलिस्टिक को थोड़ा लो नजरों से देखते हैं। और हम लोग भी जो है वो अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं, और पर हम एटीट्यूड सेम ही रखते हैं। मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में भी हम वही चीजें कर रहे होते हैं जो मटेरियलिस्टिक में, मतलब मटेरियलिस्टिक में पैसा कमाना गोल होता है, तो स्पिरिचुअलिटी में हम एनलाइटनमेंट को एक गोल की तरह रख देते हैं, या मतलब कुछ और भी। बट मुझे जो समझ में आया, जो मुझे समझाया गया था, वो था कि लाइफ एक ही है। ये जस्ट एटीट्यूड है कि आप लाइफ को कैसे देखते हो, वो आपको या तो स्पिरिचुअल बनाता है या मटेरियलिस्टिक बनाता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिकमिंग एंड बीइंग की बात है। बिकमिंग इज मटेरियलिस्टिक, कि वहां पे गोल है, एक्शन है, स्ट्रेटेजी है।
और जब हम बीइंग को स्पिरिचुअल बोल देते हैं, बीइंग में ठहरना है, वहां पे कोई गोल नहीं है, वो स्टॉप करना है एक तरीके से। आई गेस इतना। हाँ, तो ओशो के वर्ल्ड में ये मिस्टेक, मतलब जो भी मेरे साथ और भी ओशो वाले थे, वो एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं, वो चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स और वो सब छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और वो बहुत अपने आप को एटीट्यूड में भी रहते हैं कि हाँ हम स्पिरिचुअल हैं। तो खुद को स्पिरिचुअल कहना भी जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल समझे, मतलब नॉर्मल है आप। तो हम क्या एक बात कह सकते हैं कि रियली स्पिरिचुअल होने का मतलब नो एंगल, नो पॉइंट ऑफ व्यू, नो हाँ जी, कोण, बिल्कुल। कोण से जी, मुक्त जीवन है जो, वही हाँ, स्पिरिचुअल है। ये जो ऋषि हाँ, शब्द है, हम सब लोग इस बात को ध्यान में ले कि ऋषि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कि वह जिसके अंदर कोई कोण नहीं है, कोई बस कोण नहीं है, सीधा सरल भी कहना एक कोण जैसा निर्मित करता है। जो कोण से मुक्त है वह ऋषि। ऋषि का और भी अर्थ होता है, पर एक अर्थ यह भी होता है जहां पर कोई कोण नहीं है। तो रियल एक्चुअल ट्रू स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि जिसमें कोई कोण नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है। पर वह पॉइंट ऑफ व्यूज का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई निर्जीव जैसी चीज है कि उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। अवेयरनेस है, वहाँ अवेयरनेस है और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो अवेयरनेस में गति करता है, अवेयरनेस से उसके जीवन में कर्म घटित होते हैं, न कि पॉइंट ऑफ व्यूज से। वह किसी से मिलता है तो वह पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलता है कि यह ब्राह्मण है कि शूद्र है, यह मेरे देश का है कि दूसरे देश का है। ये सब कचरे वाली बातें हैं उसके लिए। ये सब बातें कोण की बातें हैं। इससे वो तय नहीं करता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वह अवेयरनेस अपने आप उसको रास्ता दिखा रही है कि देखने में कैसे उसके साथ क्या व्यवहार हो, कैसे आचरण। वो अपने अंदर से ही ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार पा रहा है, ऐसा जीवन पा रहा है जो वो जी रहा है। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? जी, बिल्कुल। थैंक यू उर्मिल जी। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, जस्ट मुझे याद आई कि जैसे कोट है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो मुझे यही लगता था कि सफाई मतलब यही मतलब होगा, बट मुझे विद टाइम समझ में आया कि मतलब क्लीनलीनेस इज लाइक, ये जो हमने रॉन्ग बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली है पढ़ के सुन के, उसको क्लीन करना होता है, मतलब माइंड में क्लीनिंग। और ऐसा नहीं कि कुछ सही आना है, बट रॉन्ग बहुत कुछ है हमारे पास जिसको हमें हटाना होता है। मुझे ये थोड़ा ऐसे समझ में आया। हाँ, कह सकते और हैं। और ये भी था कि जैसे आप कहते हैं बच्चों के लिए वर्चुअल रियलिटी, तो आई थिंक वर्चुअल रियलिटी इज देयर न्यू नॉर्मल, आई गेस। यस। उसका बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत सारे, बट कुछ अच्छे भी हैं, वो मैं अभी नहीं बोलना चाहती हूँ, बट कभी और डिस्कस करूंगी। जी ठीक है, थैंक यू उर्मिल जी। उमेश जी। जी, नमस्कार। नमस्ते सर। मौसम में थोड़ा सा गर्मी है यहाँ पर। एक्चुअल में क्या है, मेरे पास अभिव्यक्ति की जो क्षमता मैं तो और पा रहा हूँ, दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। बस ऑब्जर्व, बस देखना सुनना तो हो जाता है, अभिव्यक्ति बिल्कुल और भी कम होती जा रही है। कहीं पे भी कोई भी बात कह नहीं है, मतलब विचारों का फैब्रिकेशन नहीं हो पाता है एक प्रवाह के रूप में। बस विचार जो भी है या जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो प्रवाह के रूप में चलते हैं। बहुत अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए हम लोग बोल देते हैं धन्यवाद। आपकी धन्यवाद। तरफ से। फिर भी कुछ आए तो निसंकोच साझा करिएगा। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। सुरमिता जी।
जी, अभी तो कुछ वैसे बोलने लायक है नहीं। अच्छा, ठीक है। गौरी, जी प्रणाम। प्रणाम। आ, वो जो आपने कहा ना उसको, जैसे कि हम अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है, आप बताना वो सही है कि नहीं। जैसे कि हम है तो फिर हमको ना, जैसे कि ऐसा देखते हैं कि हम एक जीव है, ठीक है, मतलब हमारे भीतर भी जीवन है। फिर ना हमको बांट दिया गया, जैसे कि लड़की है, उसके बाद फिर रख दिया गया कि हिंदू है, आ, फिर रख दिया गया कि राजपूत है। ऐसे करके ना बहुत सारी चीजों में अलग अलग कर दिया गया है, ऐसे मतलब देखते सब। ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हो। असल में मजे की बात है, मुझे आश्चर्य है कि तुमने इतनी महीन बात पकड़ी है, क्योंकि लिंग भेद से मुक्त होना ये बड़ी मेच्योर लोगों को भी संभव नहीं हो पाता है। पर तुमने यह महत्वपूर्ण बात पकड़ी है कि एक लिंग भेद में ही हमको ठहरा करके रख दिया जाता है। कोई लड़की या कोई लड़का हमेशा नहीं होता है। लड़की लड़की का एक एक्ट होता है जिसमें यह डिफरेंशिएट करते हैं कि वो लड़की लड़का है। अदरवाइज वहां पे सिर्फ एक जीवन है, वहां पर सिर्फ एक प्राण है, जो एक जीवन वहां पर घट रहा है। वो चीज हम लोग भूल जाते हैं। उस पर हमने एक कोण बना दिया, एक किसी कारण से लिंग भेद के आधार पे। हम पहले देखेंगे तो लड़की देखेंगे, फिर हाँ देखेंगे राजपूत देखेंगे, फिर देखेंगे हिंदू देखेंगे। यही ये सारे कोण हैं। बिना कोण के देखने का मतलब जैसे जीवन धड़क रहा है ऐसे देखना। बिल्कुल सही बात पकड़ी है तुमने तो गौरी। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। फिर कल को नौकरी होगी तो अलग लड़की के साथ कंपेयर करेंगे, देखो ये इतनी बड़ी, ये इतने छोटी। हाँ, तो ये सारे कोण हम लोग बनाते हैं, अपने भी अंदर बनाते हैं, दूसरे के अंदर भी बनाते हैं। अपने बारे में दूसरे के अंदर बनाते हैं कि तुम मुझे अच्छा समझो, और दूसरे के बारे में अपने अंदर बनाते हैं कि देखो मैं तुम्हें ये समझता हूँ। तो ये हम लोग आज इसी पर अन्वेषण करेंगे कि क्या जो दृष्टि है, दृष्टि का मतलब बिना लड़की के देखना, दृष्टि का मतलब बिना राजपूत के देखना, बिना हिंदू के देखना, यह है दृष्टि। और कोण क्या है? राजपूत, हिंदू और लड़की। तो आज इस बात का थोड़ा अन्वेषण करना गौरी, कि कब दृष्टि में कोण बनता है, और इस दृष्टि और कोण के बीच में जो खाली स्पेस है, जो एक न्यूट्रल पॉइंट है, जो गियर बदलती है ना, कि दृष्टि से कोण के बीच में जो एक न्यूट्रल स्थिति आती है, वो देखना कि उस पर वो क्या है, उस पर थोड़ा ठहरना। फिर सांझ की बैठक में हम बात करेंगे। जितने कोण हो, जितने कोण बने, उसको देखना उनकी सामग्री क्या है, किस किस चीज से बनते हैं। शब्द से बनते हैं, छवियों से बनते हैं, इमेज से बनते हैं। इन सारी चीजों को आज देखना। बहुत महत्वपूर्ण बात तुम्हारे हाथ में आ गई है। ठीक बा? हाँ ठीक बा। भावना आप हैं? भावना का स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं है, उसने लिखा था मुझे। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं। जैसे हम लोग सुबह बैठे थे तो उस समय थोड़ा सा धुंधलका सा था, और अभी देखिए प्रकाश फैल गया। ऐसे ही चुपचाप जीवन में प्रकाश फैल जाता है। हमने कुछ किया इस प्रकाश को लाने के लिए?
चुपचाप ये फैलता चला गया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम अवसर देते हैं जागरण को, चुपचाप जागरण फैल जाता है। हम कुछ और नहीं करते, बस जागरण को अवसर देते हैं, चुपचाप वह फैलता चला जाता है। हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न के माध्यम से अन्वेषण को अवसर देते हैं, अपने आप अन्वेषण जो है वह फैलता चला जाता है। और हमारे अंदर जो फेजेस आ रहे हैं जीवन के, गहरी उदासी, कुछ भी दिखना नहीं, फिर अचानक सब कुछ प्रकट हो जाना, उसको हम लोग सहन करते चले, उसमें धैर्य बनाए रखें, गंभीर धैर्य बनाए रखें। बस खेल खेल में कहीं पहुंचना नहीं है, बस धैर्य बनाए रखें। अवलोकन में जागरण को अवसर देते हुए धैर्य बनाए रखें। सहज रूप से जो धैर्य आता है उसे बनाए रखें, अधीर न हो, क्योंकि कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, शोक होता है, दुख होता है, संताप होता है। जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो उनको अवसर मिलता है, जो दबा है अंदर, दमित है, वो उघड़ने में वो बाहर आने लगता है। तो हम घबरा जाते हैं कि हम तो देखने निकले हैं, ये क्या क्या निकल रहा है। तो घबराइए नहीं, उसको उलीच जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए, फिर स्वास्थ्य की अपने आप वहां पर उघड़ करके आएगा। हाँ नीरज। हाँ नमस्ते भैया। हाँ बोलो। नमस्ते। अभी आपने जो बताया कि कभी अवसाद आ जाता है, बिल्कुल कोई वजह नहीं है, और कभी एकदम एनर्जी फील हो जाती है, प्रफुल्लता आ जाती है, क्या पता 3-4 घंटे तक सब अच्छा लगने लग जा, वर्क भी सब कुछ। लेकिन कई बार ऐसा पूरा दिन चला जाता है कि एकदम अवसाद में भर जाता, कोई वजह भी नहीं होती। तो और विचार कई बार बहुत ज्यादा चल जाते हैं, कई बार बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऐसा मतलब काफी दिन से चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल सम्यक साधना चल रही है। ये सब बस जैसे चुपचाप धूप फैलती है ना और अंधेरा चला जाता है, ऐसे ही ये सब चला जाएगा। चुपचाप जीवन में जागरण की धूप आती चली जाएगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दिखता कि इससे भागूंगा का, क्योंकि तो खोपड़ी तो साथ में, ये दिखता है एकदम साफ कि इससे भागेगा क्या। तो फिर दिखता कि हाँ, जब आपकी मुझे एक बात वो हिरन की आपने बताई थी कि जब शेर हिरन को पकड़ता है तो वो छटपटाता है और फिर समर्पण कर देता है। तो ये चीज काफी हेल्पफुल होती है इस चीज में, कि जो होगा देखा जाएगा, मैं वही रहता हूँ और अवेयरनेस को जगह देता हूँ। बस अवेयरनेस को जगह देते रहो और जो भी कुछ है उसको, उसमें धैर्य बनाए रखो। शुभ आता है उसको भी देखते रहो, उसको, उसमें भी अवेयरनेस को जगह दे रहे हो। अशुभ आता है, दुख आता है, सुख आता है, सब में अवेयरनेस को जगह देते रहो। ये सारी चीजें अपने आप अंदर सफाई चल रही है। सफाई करते हैं ना, तो सफाई करने में कभी कभी कचरा निकलता है, कभी कोई अच्छी चीज भी निकल जाती है जो आपकी बहुत दिन से भूली हुई है, पर उसको आप चुनते नहीं हो कि ये साफ करना है, ये नहीं करना है। अच्छी चीज मिली, ठीक है, रख दिया उसके उसकी जगह पे। जो कूड़ा कचरा है वो आपने साफ करके बाहर कर दिया। तो मांजते चलो, भीतर मजाई चलती रहे। आज जी। प्रश्न है अपने अंदर अन्वेषण करने के लिए कि जो हमें दृष्टि पर एक परख हुई है कि हाँ, जीवन में दृष्टि जैसी चीज है, पहली नजर दृष्टि पर ही पड़ती है। उस पर कैसे, कब, किन चीजों से, किन सामग्रियों से कोण निर्मित होता है दृष्टि में, उसको हम लोगों को आज देखना है कि दृष्टि में कैसे कोण निर्मित होता है, दृष्टि में कैसे कोण निर्मित होता है।